हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गवर्नेंस सिस्टम। आज हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। एक बार आप सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। ओके, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज monarchy, what is absolute monarchy, what is constitutional monarchy, then we have talked about डिक्टेटरशिप क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले तो थियोक्रेसी क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटोक्रेसी क्या है, टोटलिटेरियनिज्म क्या है, ऑलिगार्की क्या है, कम्युनिज्म क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड देन वी विल मूव टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग राज, अनु। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा मुद्दा है टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, दैट इज ऑलिगार्की। ऑलिगार्की जो है इसे दोस्तों कहा जाता है कुलीन तंत्र। देखिए इसमें बस आपको ना इसका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, जस्ट आपको ये याद रखना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ऑलिगार्की की बात करते हैं। ऑलिगार्की का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर के किसी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं ऑलिगार्की। तो ऑलिगार्की का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। इसका जो डेफिनेशन है, इट्स डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय अ गवर्नमेंट dominated by a small number of individuals। बस यहां पर आपको ना बस यही याद रखना है डेफिनेशन, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेंगे। A government dominated by a small number of individuals is known is known as oligarchy। ठीक है, दैट्स इट। इसमें इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि सरकार एक ऐसी सरकार एक ऐसी सरकार जिसमें कुछ लोगों के समूह के द्वारा समूह के द्वारा शासन हो। ठीक है, इसमें बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। नेक्स्ट जो हमारा गवर्नमेंट है, नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे टोटलिटेरियनिज्म क्या है, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे थियोक्रेसी और स्ट्रेटोक्रेसी क्या है। ओके, तो इतना आप लोग लिख लेंगे, फिर चलते हैं हम लोग इसके आगे अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। गुड मॉर्निंग गौरव, अनुपम, प्रीति, वीरेंद्र, सुधीर।
तो इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे। लो आंचल, गुड मॉर्निंग, विंसी जी, पल्लवी जी। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए कोई, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब हम लोग। अगला जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज कम्युनिज्म, या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इसे कम्युनिज्म बोलते हैं, या साम्यवादी सरकार, या इसे साम्यवाद कहते हैं। कम्युनिज्म का मतलब क्या है? इसमें देखिए हम लोग बहुत डिटेल में यहां पर नहीं जाएंगे, है ना। आपको बस ये याद रखना है कि एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी पर बेस्ड। कौन सी कम्युनिस्ट फिलॉसफी? जो कि व्लादिमीर लेनिन ने दिया, जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया। ये जो वेल्थ है सोसाइटी के अंदर, जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंसंट्रेशन नहीं हो वेल्थ का। तो ये जो सरकार, ऐसी एक सरकार जो कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी पर बेस्ड होती है, ठीक है, जो कि किस पर? कम्युनिस्ट फिलॉसफी पर बेस्ड होती है, उस सरकार को क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी जनरली क्या होता है ऐसे गवर्नमेंट में, ऐसे सरकार में सामान्यतः क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक सिंगल पार्टी के द्वारा क्या होता है? रन किया जाता है। एक पार्टी, मतलब सिंगल पार्टी होती है वहां पर, दूसरी कोई पार्टी नहीं होती। देयर इज नो अपोजिशन इन कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक चाइना। चाइना जो है, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? चाइना में कैसा सरकार है? कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट फिलॉसफी of Karl Marx and Vladimir Lenin। ठीक, दूसरी बात करें, इसको पहले आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। एक ऐसी सरकार जो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित हो, साम्यवादी विचारधारा पर क्या हो? आधारित हो। इट इज रन बाय अ सिंगल पार्टी। यानी कि जो आपका कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ठीक है, जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जनरली जो होता है वो एक सिंगल पार्टी के द्वारा रन किया जाता है। यहां पर दूसरी पार्टी नहीं होती, यहां पर एक ही पार्टी होती है, और वही क्या करती है? शासन करती है यहां। और इसका एग्जाम्पल है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है और इसका डेफिनेशन याद रखना है, तो ही चीज आपको याद रखनी है यहां पर। गुड मॉर्निंग मिशा भारती जी। एग्जाम्पल है इसका चाइना। कहां कहां पर है ये तो याद रखिएगा, इन चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यूबा, वियतनाम, ये सभी जो हैं, इन सभी कंट्रीज में कैसा गवर्नमेंट है? ऐसी कंट्रीज में आपका कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस चीज को आप याद रखें। तो इतना आप लोग लिखेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे, बात करेंगे टोटलिटेरियनिज्म क्या है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ये जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी दी थी ना, जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी विचारधारा को दिया था
साम्यवादी विचारधारा, ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, व्लादिमीर लेनिन, इनने मिलकर दिया था। इसलिए यहाँ पर ये कार्ल मार्क्स का जिक्र है। जो कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है उस पर आधारित है। कम्युनिस्ट फिलॉसफी का मतलब क्या है कि जो वेल्थ है वो किसी सिंगल हैंड में कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, वेल्थ जो है, पूंजी जो है, उसका क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, है? ये होता है इसका मतलब। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, जो कि इसी पर आधारित है। उसका नाम क्या है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है। ये सभी किताब हैं जो कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी के ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा? बाय कार्ल मार्क्स। ओके मुस्कान जी, चलिए तो इतना आप लोग लिखेंगे, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये जैसे 2-3 पॉइंट और देखेंगे, इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पॉलिटी वी आर गोइंग टू स्टार्ट, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग अब उसे डिस्कस करेंगे। 2-3 अभी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है, आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, व्हाट इज ओलिगार्की, व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, व्हाट इज थियोक्रेसी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, व्हाट इज एब्सोल्यूट मोनार्की। इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं, इसलिए हमें ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखना था। ओके, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, आगे चला अब हम लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कैन आई मूव? यस और नो? आगे चलें? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए। गुड मॉर्निंग अनुराधा प्रताप सिंह जी। चलिए ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म, देखिए टोटलिटेरियनिज्म को आप नॉर्मली आप इंग्लिश में इसे याद रखिए, बाकी मैं हिंदी में भी इसका मीनिंग अभी लिख दूंगा, हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसे। टोटलिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट विच अलाउज नो इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पर कि इंडिविजुअल के पास कोई फ्रीडम नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक ऐसी सरकार जहां पर कि कोई इंडिविजुअल, जो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर जो सिटीजन्स हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। किसी के जिंदगी, किसी के लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, जो भी एस्पेक्ट है किसी के लाइफ का, उस पर किसका कंट्रोल रहता है, किस उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसे रहता है? वो रहता है किसे? वो रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्टेट के पास। ओके, इसलिए इसे अधिकार तंत्र भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे अधिकार तंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सिटीजन्स हैं वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सिटीजन के पास कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, कोई राइट नहीं है। सिटीजन के लाइफ से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाएगा? दैट इज टेकन बाय द स्टेट अथॉरिटी, दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। और ये सवाल आपके सीडीएस में पूछा गया था इन 2020, सीडीएस में 2020 या 2021 में पूछा गया था, व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? आप सवाल देखिएगा पीवाईक्यूज में, ये सवाल पूछा गया है आपके पेपर में, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे टोटलिटेरियनिज्म के बारे में। इट इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट theoretically allows, it is a type of government that theoretically allows no individual freedom, no individual freedom and
try to subjugate it is a type of government that theoretically allows no individual freedom and try to subjugate all aspects of one's life, all aspect of one's life to state authority. मतलब क्या है? एक ऐसी सरकार जहां पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत फ्रीडम नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। किसी के जीवन, किसी भी इंडिविजुअल से संबंधित सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? स्टेट अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। ओके, यहां पर आप लिख सकते हैं एक ऐसी सरकार जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती, और इसमें नागरिक से संबंधित निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। इतना ही बस आपको याद रखना है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, नहीं, सेल्फ नोट्स बनाइए ठाकुर अमुक चौहान जी, है ना। कमेंट अभी आप लोगों का दिख रहा है, सौरभ, है ना। कौन से सरकार की बात कर रहे हैं कुमार जी? किस प्रकार के गवर्नमेंट की बात करें जो किसी कंट्री में लागू है या नहीं? हाँ, अभी आएंगे सालू भारती जी। आज का जो दिन है उसे हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग आगे, जब हम फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा व्हाई 31st of October is celebrated as National Unity Day, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के किसमें? एकीकरण में। ठीक है, ऐसा जनरली अभी कोई सरकार ऐसी है नहीं कुमार जी, है ना। और अगर कहीं है भी एक आध ऐसी छोटी मोटी कंट्रीज में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, हाँ, ठाकुर अमुक चौहान जी, देखिए पॉलिटी में आपको लिखना पड़ेगा, और एक बार अगर आपने लिख लिया ना ये नोट्स, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, इवन इफ यू आर appearing for UPSC सिविल सर्विसेज, there is no any question, मतलब ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो कि आपके नोट से बाहर हो। इतना डिटेल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, इसलिए आपको नोट्स जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं, जो भी आपको दिया जाता है, लिखाया जाता है, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है मनीष जी, वर्तमान में इसका देखिए कोई नहीं, श्रीलंका में नहीं है, श्रीलंका में ऐसा नहीं है, क्लियर है। यहां तक किसी को सऊदी अरब में बताया था कल, कैसा है वहां पे? मनारकी है और एब्सोल्यूट मनारकी है। अमन राणा जी, कल की क्लास में बताया गया था आप लोगों को। राजभान जी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। किस तरह का वो धोखा, मैं समझ नहीं रहा हूं, है ना। धोखा कई प्रकार का होता है। या क्लासेस लाइव अवनीश, नहीं इसमें जो मतलब सरकार जो होती है ना, कोई भी शासन नहीं करेगा, जो गवर्नमेंट है उसे चुना जाएगा, है ना? और जो गवर्नमेंट है वो ऐसा, मतलब यहां पर ऐसा सरकार होगा जहां पर कि इंडिविजुअल के पास कोई फ्रीडम नहीं होगा, है ना। इंडिविजुअल यानी आपको क्या करना है ये निर्णय आप नहीं ले सकते हैं, स्टेट विल डिसाइड।
व्हाट यू हैव टू डू। आपको डॉक्टर बनना है, आपको आर्मी में जाना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको मजदूरी करना है, ये स्टेट अथॉरिटी डिसाइड करेगा। यू हैव नो एनी इंडिविजुअल फ्रीडम, आपको कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होगा इसमें, ठीक है। पॉलिटी अराउंड सिद्धार्थ, मान लो आपके अराउंड ये चलेगा 60 टू 70 आवर्स, ओके, 60 टू 70 आवर्स में ये कंप्लीट होगा। कोरिया में मैंने बताया था, जो नॉर्थ कोरिया है वहां पर क्या है, डिक्टेटरशिप है ना। डिक्टेटरशिप ऑलरेडी हमने कल पढ़ा दिया है विशाल जी, कल की क्लास आप देख लेंगे। नो 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 नो, बिल्कुल भी चिंता मत करिए उसके लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है अभी भी तो आप पूछ लीजिए ना। टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारा बचा हुआ है, एक है थियोक्रेसी एंड एक स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक है। सरकार को कौन चॉइस करता है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे, है ना। जहां पर मोनार्की होता है ना, मोहम्मद राजा जी, एमडी राजा जी, जहां पर मोनार्की है, अब्सोल्यूट मोनार्की है, तो वहां पर जो किंग है, किंग का जो बेटा है, मतलब कि वहां पर क्या होता है, हेरारिकल गवर्नमेंट होता है, उसका बेटा ही राजा बनता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके, ठीक है। जो डिक्टेटरशिप है, वहां पर जो डिक्टेटर होते हैं, है ना, एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, पूरा गवर्नमेंट चलाता है। नहीं नहीं दिख रहा है कमेंट खुशी जी, बिल्कुल देखते हैं, ऐसा नहीं है, आप डाउट पूछिए अपना। सिद्धार्थ देखिए, अगर दिसंबर के बाद तो बहुत कम समय रहेगा। गवर्नमेंट क्या है सुमित, गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था। गवर्नमेंट इज ए इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्था है, और एक ऐसी संस्था है जो कि अपने नागरिकों के विकास एवं कल्याण के लिए कार्य करती है। इनिशियल क्लास में ही मैंने गवर्नमेंट का डेफिनेशन आपको बताया था। डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म दोनों लगभग सेम ही है, लगभग कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं है। वहां पर एक सिंगल व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, पूरा रन करता है गवर्नमेंट को, एक सिंगल इंडिविजुअल है। जिसमें इन डिक्टेटरशिप में जैसे हम डिक्टेटर कहते हैं, लाइक बताया था हिटलर, मुसोलिनी, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल के पास नहीं होता, ठीक है। यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट जो है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी देखिए, इसे कहते हैं धर्मतंत्र। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है, इंडिया में मोनार्की नहीं है गौरव, इंडिया इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनार्क। इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और कैसा डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। सरकार को कौन बनाता है, सरकार डिपेंड करता है सुमित किस तरह का गवर्नमेंट है किस देश में। अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर लोग सरकार को चुनते हैं। मोनार्की है, वहां पर सरकार चुनी नहीं जाती, वहां पर हेरारिकल होता है गवर्नमेंट, वहां पर राजा जो होता है वहां पर उसका बेटा राजा बनता है, वहां पर चुना नहीं जाता है सरकार को। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, ओके, ठीक है। हाँ, रसिया भी है डेफिनेटली, सौरभ जी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जो थियोक्रेसी है, जैसे मान लीजिए इंडिया है। अब इंडिया में जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए कि जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य आप लोग जानते होंगे, जो हिंदू धर्म के मतलब सबसे बड़े उस पर बैठे हुए लोग हैं। ये शंकराचार्य लोग जो हैं वो मिलकर क्या करें, यहां पर सरकार चलाना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए जो मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु हैं, नो नो नो, हाँ कह सकते हैं, यस, पाकिस्तान कह सकते हैं धर्मतंत्र धर्म पर आधारित है, डेफिनेटली हो सकता है अमन राणा जी। अफगानिस्तान है, उसे कह सकते हैं वो धर्म पर आधारित है वो। लेकिन मतलब जब हम बात करते हैं एक ऐसा गवर्नमेंट, तो मैं बाबू थोड़ा सा ना तुम सब्र रखो, है ना, थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना आतुर आप हो रहे हैं ना, एक तरह एक साथ आप 25 सवाल पूछ दे रहे हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी
पिछले की क्लासेस में बताया हुआ है, हाउ प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, कैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। एंड मैं जब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे आपको डिटेल में बताएंगे कैसे प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इलेक्टेड नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है। कैसे नियुक्त किया जाता है ये सब ऑल आपको बताया हुआ है। ठीक है, सदाब आपका कमेंट हमें दिख रहा है। तो ये थियोक्रेसी का मतलब क्या है? थियोक्रेसी की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा थियोक्रेसी का मतलब क्या है। A state which is ruled by religious authority, a state which is ruled by religious authority, जो धर्म गुरु वगैरह जो हैं उनके द्वारा जब शासन चलाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं थियोक्रेसी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तालिबान, तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट इन तालिबान गवर्नमेंट इन कहां पर है? तालिबान ने कहां गवर्नमेंट बनाया है जी? अफगानिस्तान। तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो तालिबान है ये क्या है? ये वहां के मुस्लिम धर्मगुरु सभी है, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? वहां पर सरकार चला रहे हैं। खुशी आपका कमेंट क्या है बताइए एक बार ना, जो भी सवाल है ना आपका वो सवाल आप बताइए। ठीक है, ओके। ये देखिए दीपक जी, आपको हिस्ट्री वाले जो आर्ट एंड कल्चर वाले जो सर हैं वो ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, है ना? ठीक है, जब आप अलग अलग फिलॉसफी पढ़ेंगे हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, तो वहां पर आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ हिंदी भी लिख देता हूं, है ना। एक ऐसी सरकार आप लिख लीजिएगा, एक ऐसी सरकार जो धार्मिक लोगों के द्वारा चलाई जाए। बस आपको यहां पर डेफिनेशन याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स डेफिनेशन, सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, है ना, ये आपका निर्णय है ना, कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट, है ना, आपको फिर कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इंटायर पॉलिटी। एंड फ्रॉम थर्सडे आपको याद रखना है, फ्रॉम थर्सडे मैं मतलब जो आपका केजीएस डिफेंस चैनल है उस पर थर्सडे को 12:30 बजे से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा पॉलिटी का, जिसमें कि हम पीवाईक्यूज एंड जो आपके मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपका पॉलिटी का डिस्कशन चलेगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप यहां पर थ्योरी पढ़ के वहां पर आपने प्रैक्टिस कर लिया, आई कैन गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पॉलिटी के सवाल जो है ना आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं रहने वाले। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलिए कोई नहीं। केजीएस डिफेंस यूट्यूब चैनल है ना मनीष, वहीं पे होगा फ्रॉम थर्सडे से होगा आपका, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एवरी वीक होगा 12:30 से 1:30 तक। अब इसके बाद अगला एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी बोलते हैं और इसे कहते हैं सैन्य तंत्र। क्या बोलते हैं इसे? सैन्य तंत्र। नाम सही लग रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा न्यूज में, आपने न्यूज में सुना होगा अभी हाल में कि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। एक्चुअली देखिए क्या होता है, जो किसी भी देश की आर्मी होती है, किसी भी देश की आर्मी क्या है? सबसे पावरफुल। क्योंकि जितने भी मतलब पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे हम अपने देश की ही बात करें, हमारे देश में क्या है? इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है। इंडियन आर्मी के हेड अलग हैं, इंडियन एयरफोर्स के हेड अलग हैं और इंडियन नेवी के हेड अलग हैं। बाकी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के हेड कौन होता है हमारे देश में? वो प्रेसिडेंट होता है, जो सभी आर्म्ड फोर्सेस के क्या है? हेड है।
हमारे देश में अगर मान लीजिए किसी के साथ हमारे देश का युद्ध हो जाए तो आर्मी जाएगी वहां पर लड़ने के लिए। कोस्ट जो मतलब समुद्र में जो रक्षा इंडियन नेवी का काम है, एयर डिफेंस उसका किसका काम है, तो वह एयरफोर्स का काम है। अब मान लीजिए किसी देश के अंदर ये जो सेना का प्रमुख है वो क्या करे, पूरे सेना को इकट्ठा कर ले और कहे कि गवर्नमेंट को क्या करना है, अब गिराना है, आज से मैं ही सरकार हूं, है ना, जो मैं कहूंगा वो मानना है। और सेना क्या करे, जाके प्राइम मिनिस्टर को क्या करे, कैद कर ले, जो भी वहां का हेड है उसे क्या कर ले, कैद कर ले, और डिक्लेयर कर दे कि आज से यहां पर क्या है, सेना जो है वही शासन चलाएगी। तो वही क्या है, वही आपका याद रखिएगा क्या है, दैट इज स्ट्रेटोक्रेसी। ओके, हाँ वो तो यूट्यूब पर तो ऑलवेज हमेशा अवेलेबल रहेगा सिद्धार्थ, है ना, यूट्यूब पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय और हेडेड बाय, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is ruled or headed by military chief। एक ऐसा सरकार, एक ऐसी सरकार जहां पर सेना प्रमुख के द्वारा शासन चलाया जाता है। पाकिस्तान में भी कभी हुआ करता था ये, है ना, जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, है ना, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, थाईलैंड का ऑलरेडी मैंने कल बताया हुआ। बताइए आप लोग, थाईलैंड में किस प्रकार का गवर्नमेंट है? हाँ जी, अब वो दे देंगे, वो आपका टेलीग्राम चैनल जो है ना उस पर मिल जाएगा मनीष जी। टेलीग्राम जो है ना केजीएस डिफेंस वाला, उस पर आपका मिल जाएगा। जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट होगा तो उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाया करेगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? आप लोगों से मेरा सवाल है, हाँ पाकिस्तान में अभी नहीं है स्ट्रेटोक्रेसी ओमकार, है ना, जैसे म्यांमार, वर्तमान में अगर म्यांमार की बात करते हैं ना, वो एग्जाम्पल है किसका, स्ट्रेटोक्रेसी का। हाँ ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा दिया करूंगा उससे। हाँ वहां पर क्या है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वेरी गुड कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनुज। यहां पर देखिए हमने टाइप ऑफ गवर्नमेंट को कंक्लूड कर लिया है ना, वी हैव कंक्लूडेड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो सब हमने डिस्कस किया है। यहां पर हमने व्हाट इज मोनार्की, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, व्हाट इज अरिस्टोक्रेसी, व्हाट इज डिक्टेटरशिप, व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म, what is theocracy, what is स्ट्रेटोक्रेसी, एवरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड हियर। सभी प्रकार के सरकार को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस सिस्टम की, और ये जो गवर्नेंस सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से आपको समझना है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, अब है स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए किसी भी देश के अंदर जो सेना का हेड है, मान लीजिए कि हमारे देश में जो सेना का हेड है, जो भी इंडियन आर्मी के जो हेड हैं, वो क्या करें, जाकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लें, प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लें और कह दे कि आज से यहां पर सेना का शासन चलेगा, आज से मैं ही यहां का चीफ हूं, मैं यहां का मतलब मैं ही यहां पर शासन करूंगा। ठीक है, ऐसा उसी को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेटोक्रेसी बोल देंगे। ठीक है, हाँ साउथ कोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है वो एग्जाम्पल है किसका, डिक्टेटरशिप का। हाँ नहीं नहीं, मिलिट्री रूल लगे तो स्ट्रेटोक्रेसी नहीं कहेंगे। ठीक, जब गवर्नमेंट खुद ही लगाए, जैसे हमारे देश के अंदर भी जैसे कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वहां पर आफ्स्पा लगा रहता है ना, वहां पर नॉर्मली कई स्टेट ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में जहां पर कि आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है,
जिसके तहत आर्मी को यह शक्ति दे दिया जाता है कि भाई आप किसी को शक के आधार पर किसी को मार भी सकते हैं, आप विदाउट एनी वारंट आप किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आर्मी को मतलब काफी शक्तियां दे दी जाती है, मतलब कि वहां पर मिलिट्री के द्वारा ही एक्चुअली में शासन होता है। उसे हम ऐसे नहीं कहेंगे, वो गवर्नमेंट जब करे तो उसे नहीं, उसे मिलिट्री रूल कहा जाएगा। लेकिन हां, जब जो मिलिट्री चीफ है वो आकर क्या कहे कि नहीं अब हम यहां पर शासन करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टेटोक्रेसी। ठीक है सौरभ, इज इट क्लियर ना? अब हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस सिस्टम की, और गवर्नेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हम लोग ये कहां पर, डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी है वहां पर गवर्नेंस कैसे होता है, क्या कौन कौन सी शासन प्रणाली होती है, आखिर शासन कैसे चलाया जाता है। तो दो तरीके से शासन होता है किसी भी डेमोक्रेसी, दो तरह का गवर्नेंस सिस्टम है। एक है दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, या फिर इसे कहा जाता है अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली। एंड सेकेंड वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। कोई भी आपका डेमोक्रेसी है तो यहां पर दो तरह का सरकार देखने को मिलता है, या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। ठीक है सर, इसे अध्यक्षीय संसदीय प्रणाली, हिंदी में इसे कहते हैं संसदीय प्रणाली। अब हमें यह समझना है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंस होगा ना भाई कुछ ना कुछ इसमें, तो इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या इसके डेमेरिट्स हैं। अब देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसकी अच्छाइयां भी है, उसकी बुराइयां भी है, तो हमें इसकी अच्छाइयां भी देखनी है, व्हाट इज फीचर, क्या इसकी विशेषता है, क्या खूबियां हैं इसकी। और कोई भी व्यक्ति की कोई भी चीज अगर उसमें खूबी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी जरूर होगी, तभी तो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। अगर सब कुछ अच्छा ही होता तो फिर दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। इन सेम वे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरिट होगा तो कुछ ना कुछ डिमेरिट भी होगा, हम लोग उसे देखेंगे। लेकिन इन सभी को समझने से पहले, इस दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। एंड माय क्वेश्चन इज, कौन ऐसे मतलब पॉलिटिकल थिंकर थे, किस पॉलिटिकल थिंकर ने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सुमित जी। ठीक है, 31 अक्टूबर है आज, जिसे नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जिनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका बर्थडे। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था। हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले इस दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, व्हाट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसे हिंदी में बोलते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल अभी आप ना ध्यान से, मैं जो बोलूंगा उस एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय, ये जो मतलब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय whom, गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, और ये जो मॉन्टेस्क्यू थे, ये कौन थे,
He was a French philosopher. He was a French philosopher. ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कई बार अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली मतलब शासन करने का तरीका अब है, किस तरीके से लोगों पर शासन किया जा रहा है उसे शासन प्रणाली कहा जाता है। जो गवर्नेंस सिस्टम है उसी को हिंदी में बोलते हैं शासन प्रणाली। और शासन करने के दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम उसी को समझेंगे, लेकिन उसे समझने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, व्हाट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। और ये सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया सवाल है। बीपीएससी में कुछ दिन पहले कोई एग्जाम हुआ था टीचर का, उसमें पीजीटी वगैरह टीजीटी वगैरह में ये सवाल पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज प्रोपोनेटेड बाय हूम? इट इज प्रोपोनेटेड बाय मॉन्टेस्क्यू। हम लोग अभी मान लीजिए कि कुछ समय पहले की तरफ चलते हैं, मुगल काल में आते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मुगल काल में क्या होता था? जो शासक होता था वो वही क्या करता था? वही कानून बनाता था, वही कानून लागू करता था, और वही किसी को सजा देना होता था तो किसी को सजा भी देता था। मतलब कि ऑल पावर आर कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल हैंड, यानी कि सारी की सारी शक्तियां जो है वो एक ही व्यक्ति के पास थी। हमारे देश में जब मुगल काल था ऐसा होता था ना जी। औरंगजेब ने कई लोगों को फांसी पर लटका दिया, क्योंकि वही जज है, वही कानून भी बना रहा है, वही कानून को लागू भी कर रहा है ना। मतलब कि ऑल पावर जो है वो क्या है? अगर सारी की सारी शक्तियां मान लीजिए एक ही सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में दे दी जाए तो ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? नहीं, कानून निर्माण के लिए, जो कानून बनाने के लिए अलग संस्था होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, जिसका काम क्या हो? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? कानून को बनाना। कानून को लागू करने के लिए एक अलग बॉडी हो जिसका नाम हो एग्जीक्यूटिव, जो क्या करे? जो कानून को सिर्फ लागू करे, और कानून की रक्षा के लिए, लोगों को दंड देने के लिए, लोगों को पनिश करने के लिए क्या होना चाहिए? एक जुडिशियरी होनी चाहिए, जिसका काम हो कानून की रक्षा करना, लोगों को दंड देना अगर कोई गलती करे तो। और ये जो सरकार के जो 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? 3 ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? विधायिका, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, जिसका काम क्या होता है? कानून को बनाना। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, ध्यान से समझिएगा। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जिसका काम क्या होता है? कानून को लागू करना। और तीसरा क्या है? जुडिशियरी, जिसका क्या काम होता है? कानून की रक्षा करना, या कानून को मतलब क्या करना? उसकी कंजर्व करना, उसको लॉ। ये लॉ मेकिंग का काम करेगा, ये लॉ इंप्लीमेंटेशन का काम करेगा, और ये लॉ को कंजर्व करेगा। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये जो सरकार के जो 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इसके बीच में क्या हो? सेपरेशन हो। एंड ऐसा सेपरेशन हो कैसा? वाटर टाइट अरेंजमेंट हो। वाटर टाइट अरेंजमेंट का मतलब क्या? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वाटर टाइट अरेंजमेंट का मतलब क्या हो? ऐसा सेपरेशन हो कि लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट ना हो, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं वो जुडिशियरी के पार्ट ना हो, जुडिशियरी के मेंबर एग्जीक्यूटिव के पार्ट ना हो, और एग्जीक्यूटिव के मेंबर लेजिस्लेटिव के पार्ट ना हो। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव में वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव में रहेगा, वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का मेंबर नहीं हो सकता है। लिसन मी वेरी केयरफुली। मतलब क्या है? अगर कोई लेजिस्लेटिव का मेंबर है, he cannot become part of executive and judiciary.
अगर कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, ही कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। और अगर कोई जुडिशियरी का मेंबर है, ही कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है यहां पर, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा दूसरी बात सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में? कहा कि ये जो लेजिस्लेचर है, ये इसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई निर्णय ले रहा है तो उसके निर्णय में वो टांग नहीं अड़ाए कि नहीं ऐसा कैसे कानून बना सकते हैं, हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया, सिंपल है भैया, उस कानून को क्या करो, आप लागू करो। एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं कर सकती है कि एग्जीक्यूटिव ये कानून नहीं बना दे कि भाई साहब आज के बाद से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे मान लीजिए हमारे देश में एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद जिसके अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। एक्चुअल तो एग्जीक्यूटिव वही है। अब मान लीजिए ऐसा गवर्नमेंट डिसीजन ले ले, एग्जीक्यूटिव ऐसा निर्णय ले ले कि भाई साहब आज के बाद से भारत में जो शादी की उम्र है वो 30 वर्ष होगी। ये एग्जीक्यूटिव अगर ऐसा निर्णय ले ले, ये क्या होगा? ये तो काम, कानून बनाना किसका काम है? वो काम है लेजिस्लेटिव का। तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, मतलब कि लेजिस्लेटिव सिर्फ और सिर्फ अपना काम करे, वो एग्जीक्यूटिव के उसमें टांग ना आ रहा है। एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून को लागू करने का काम करेगा, वो जुडिशियरी के काम में नहीं, वो जजमेंट देना शुरू ना कर दे, वो किसी को दंड देना शुरू नहीं कर दे। दंड देना या किसी पर निर्णय देना ये किसका काम है? जुडिशियरी का काम है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं करे। यानी कि कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये दो बातें कही किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। लेकिन मान लीजिए साथ ही साथ मॉन्टेस्क्यू ने यह भी कहा, मतलब आगे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वर्ल्ड में जो सबसे पहला कंट्री है जिसने किस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया, वो कौन है? वो है अमेरिका, यूएसए। यूएसए ने कहा, यूएसए ने साफ साफ इसको क्या किया? अपने संविधान में अपनाया, अपने देश में अपनाया और इसे लागू किया। ठीक है, लागू किया। कैसे लागू किया तभी हम लोग बात करते हैं। क्या समझ में नहीं आया? प्रताप मेहरा जी बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है यू कैन टेल मी, बताइए आप मुझे, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अभी अभी आ रहे हैं क्या? ये भी सही है क्या? अभी उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया ना, व्हाट इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अभी आता है सत्यम जी, इसके ऊपर लास्ट में आप ये सब सवाल पूछिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कार्यपालिका का मतलब होता है किसी भी कानून को प्रताप जी लागू करना, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया कि भाई हर किसी को क्या करना पड़ेगा? सीट बेल्ट पहनना है, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो 5,000 का फाइन लगेगा। कार ड्राइव करते समय हर किसी को सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, और अगर कोई नहीं पहनेगा तो उसको 5,000 रुपए का फाइन लगाएंगे। ऐसा कानून बनाया पार्लियामेंट ने, उसको लागू करना किसका काम होगा? एग्जीक्यूटिव का, जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स होंगे वो। ठीक है ना, क्लियर हुआ प्रताप? बताइए सिद्धार्थ, क्या डाउट है आपका? अब देखिए यहां पर समझिएगा, सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को लागू किया वो किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका ने सिर्फ अपने संविधान के उसमें साफ साफ लिख दिया, अमेरिका का संविधान है ये, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। इस 3 आर्टिकल में अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दिया है क्या? ध्यान से समझेंगे,
कहा कि जो जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर जो है ये किसमें होगा, लेजिस्लेटिव पावर जो होगा वो किसमें होगा, वो होगा किसमें वेस्टेड होगा, ये होगा कांग्रेस। अब ये कांग्रेस, ये भारत वाला कांग्रेस, राहुल गांधी वाला कांग्रेस नहीं समझ जाना आपको, है ना, राहुल गांधी वाला कांग्रेस नहीं समझना है। ये कांग्रेस जैसे हमारे देश में लॉ मेकिंग एजेंसी पार्लियामेंट है, उसी तरह यूएस का जो लॉ मेकिंग एजेंसी है, यूएस का जो लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे कांग्रेस बोलते हैं। कानून बनाने का काम किसे दिया गया, कांग्रेस को दिया गया। दूसरा इसने कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ये किसमें वेस्टेड होगा, एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्लूटस। प्लूटस प्लूटस जो होता है वहां पर, जैसे यहां पर हमारे देश में मंत्री परिषद है, उसकी, सॉरी प्लूटस नहीं, पुटस, पुटस है, नॉट प्लूटस, पुटस। जैसे हमारे देश में मंत्री परिषद, उसी तरह अमेरिकन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज नॉन एज पुटस, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट के साथ जो सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव होते हैं, वो होते हैं। अरे पंकज, जो भी नाम है आपका, कानून बनाने का काम किसका है, कानून बनाने का काम तो किसका, विधायिका का है ना जी, लेजिस्लेचर का है ना, ठीक है। कार्यपालिका तो कानून बना ही नहीं सकती है, कानून कौन बनाएगी, विधायिका। उस कानून को लागू करेगा कौन, कार्यपालिका, ठीक है। सुधांशु जी, आप अपना सुबह उठ करके सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ, है ना, और उस टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, साथ ही साथ रिवीजन करो, पीवाईक्यूज करो, है ना? अब देखिए इस चीज की अगर हम बात करते हैं, तीसरा आर्टिकल 3 क्या कहता है इसका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो जुडिशियल पावर होगा वो किसके पास होगा, वो वहां के सुप्रीम कोर्ट में होगा। जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर क्या होगा, सारी की सारी जुडिशियल पावर जो है वहां पर निहित होगी। अमेरिका ने इस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया, कहा कि हमने क्या अपने संविधान में इसने लिख दिया कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड, सारी की सारी विधायी शक्तियां कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस जो है वहां पर निहित होगी। सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्तियां होगी वो पुटस में निहित होगी, यानी जो वहां का एग्जीक्यूटिव है, और सारी की सारी जो न्यायपालिका की शक्तियां होगी वो कहां पर, वहां के सुप्रीम कोर्ट में निहित होगी। कांग्रेस जैसे अखिल जी, हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, लॉ मेकिंग एजेंसी जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, हमारे देश में संसद है ना, उसी तरह अमेरिका में जो कानून बनाने वाली जो एजेंसी है, जो कानून बनाती है, जैसे हमारे देश में संसद है ना, उसी तरह अमेरिका का जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कांग्रेस कहते हैं। सिद्धार्थ, अभी तो आप अभी क्या कहते हैं, ट्रेलर है, ऑल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट ना और इसमें बढ़ता जाएगा, ओके। अब देखिए, अब मान लीजिए आप कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, अच्छा है, लेकिन अगर पूरा ये कह दिया जाए कि लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाए उस पर कोई रोक नहीं होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नो नो, देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। सौरभ राठौर जी, वी विल डिस्कस फर्दर, कल या उसके आगे की क्लास में हम डिस्कस जब करेंगे फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संघीय सरकार क्या और एकात्मक सरकार क्या है। वहां पर हम आपको बताएंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, हम लोग इसकी बात करेंगे। पोटस रोहन जी, जैसे हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, उसी तरह वहां पर जो प्रेसिडेंट और उसके जो मंत्री हैं उसके समूह को पोटस कहा जाता है अमेरिका में, ठीक है। अखिल, सिद्धार्थ, सभी को समझ आया ये। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर इस लेजिस्लेटिव को असीम शक्तियां ये छोड़ दिया जाए, भाई तुमको जो भी कानून बनाना है, अच्छा बुरा कैसा भी कानून बना सकते हो, है ना। जुडिशियरी को असीम शक्तियां दे दी जाए,
भाई आपको जैसा भी जजमेंट देना है आप दे सकते हैं, इज इट गुड और नॉट। मान लीजिए अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है उसने कानून बना दिया कि हम किसी भी प्रकार के विदेशी को अपने देश में अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी फॉरेनर को हम अपने देश में अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया। या लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बना दिया कि हम बाहर के किसी भी व्यक्ति को यहां पर नौकरी नहीं देंगे, या हमारे देश में जो ब्लैक पीपल हैं उसको क्या करेंगे, मृत्यु दंड देंगे, ऐसा मान लीजिए कानून बना दिया, जो कानून बहुत ही हिंसक है, बहुत ही खराब है। और अगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं होती, यह अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं, वहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो जब हम जुडिशियरी पे आएंगे पंकज जी तब हम बात करेंगे। वहां पर जैसे हमारे देश में क्या है, अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर हर स्टेट का अपना कोर्ट है। वहीं तक कुछ ही मामले हैं जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट, वहां पर पीपल डायरेक्टली नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली लोगों के मामलों को नहीं सुनता है, ठीक है। बट एक चीज ये भी याद रखना, वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल है तो इंडियन का, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत पावरफुल सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसी तरह मान लीजिए कि जुडिशियरी है, जुडिशियरी को अगर असीम शक्तियां दे दी जाए, जुडिशियरी को ये मान लीजिए, जुडिशियरी ये कहे कि तो किसी भी, वहां पर अमेरिका में मान लीजिए ऐसा हो कि कोई व्हाइट पीपल है, वो ब्लैक पीपल का क्या करता है, मर्डर कर दे, और जुडिशियरी के पास जब ये मामला जाए, जुडिशियरी, अच्छा यू किल्ड ब्लैक पीपल, आपने ब्लैक पीपल की हत्या करी है तो आपको मैं छोड़ रहा हूं। और वही किसी ब्लैक पीपल ने अगर व्हाइट पीपल की हत्या करी है वहां पर, और जुडिशियरी के पास ये मामला जाता है अमेरिका में, और जुडिशियरी वहां कहती है कि ये ब्लैक पीपल, इसने व्हाइट पीपल की हत्या करी है, तो इसका क्या करो, इसे मृत्यु दंड दे दो। अगर जुडिशियरी ऐसा करे, इस पर अगर कोई लिमिट ना हो, ये भी गलत है। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके लिए अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि हम इस पर क्या करेंगे, यूज करेंगे चेक एंड बैलेंसेस का। चेक एंड बैलेंसेस का क्या यूज होता है, व्हाट इज चेक एंड बैलेंसेस, ताकि ये जो लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के उस पर चेक रखे, भाई सही काम तो कर रही है कि नहीं कर रही है। जुडिशियरी इस दोनों के कार्य को चेक करे कि ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। ये मतलब जो है जुडिशियरी के काम को देखिए कि जुडिशियरी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम लोग आगे बात करेंगे व्हाट इज चेक एंड बैलेंसेस, जिसके तहत ये होता है अगर लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून बना दे जो कि असंवैधानिक हो, जो कि हीनस हो, जो कि गलत हो, तो जुडिशियरी क्या कर सकती है, बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उस कानून को निरस्त कर सकती है, उस कानून को समाप्त कर सकती है। और आपको पता है ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, हमने अपने देश में भी कहां से ली है, हम अपने देश में कहां से ली है इसे, वो लिया है हमने अमेरिका से। ठीक है, तो ये क्या है चेक एंड बैलेंसेस, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में ही हम बात करेंगे कि, ठीक है, कल की क्लास में ही हम लोग बात करेंगे कि चेक एंड बैलेंसेस क्या एंड क्या डिफरेंस है इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। कल का हमारा पूरा टॉपिक यही रहेगा। फिर हम लोग उसके बाद फेडरल एंड यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को, हाँ, तो ये गलत है दैट अमेरिकन पुलिस ऑफिसर मस्ट बी सस्पेंडेड, उसे सस्पेंड किया होगा। डेली तो अभी जब तक आपका बायो फिनिश नहीं होता तब तक डेली नहीं चलेगी, तब तक 3 दिन चलेगी। बायो फिनिश होने के बाद आपकी क्लासेस डेली चलेगी। ठीक है, हाँ वही, लेकिन नहीं बोल सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा ही कहा राहुल जी,
लेकिन वो भी पूरी तरह से सही नहीं है ना। उनके ऊपर क्या होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि भाई सही काम कर रहा है कि नहीं, सही कानून बना रहा है कि नहीं बना रहा है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, जब कल हम बात करेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस की तो आप कहेंगे यस इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि दो एक दूसरे के काम पर क्या रखे, चेक्स एंड बैलेंसेस रखे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में, और भी कल का सेशन जो है और भी मजेदार होने वाला है ना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।